घुटनों का दर्द, जोड़ों की सूजन और चलने फिरने में तकलीफ आपकी जिंदगी मुश्किल बना रही है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि आर्थराइटिस आखिर होता क्यों, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे आप बेहतर जोड़ों की देखभाल कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपकी डेली लाइफ में तुरंत काम आ सकते हैं। प्रेजेंटेशन आज के हमारे ट्रेनिंग सेशन 90 डेज हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर, जिसका आज का हमारा टॉपिक है आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस क्या होता है और इसके ऊपर आज डिटेल से हम कंप्लीटली इस पे चर्चा करेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं। तो हमारा पूरा जो आज का सेशन है वो आर्थराइटिस पे बेस्ड है। तो आर्थराइटिस मतलब जिसे हम लोग गठिया बोलते हैं, गठिया बाय जिसे कहा जाता है, जिसमें जॉइंट्स पेन होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको प्रिवेंशन करना और होलिस्टिक पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट करना आज के हमारे सेशन का यही टॉपिक रहेगा। एक सवाल बीइंग ऑडियंस में आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने आप से पूछिएगा कि आर्थराइटिस को समझने से पहले आप थोड़ी सी इसके सिम्टम्स समझिए और आप अपने आप को इवेल्युएट करिएगा कि आप और आपके फैमिली मेंबर या आपके आस पड़ोस में कितने ऐसे लोग हैं जिनको इन सवालों के जवाब आपको यस में मिलेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो सवाल मेरा आपसे है वो सवाल आप अपने आप से करिएगा कि कितने लोगों को घुटनों या जोड़ों में दर्द रहता है। तो आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग आपके आसपास में ऐसे हैं जिनको घुटनों में, जोड़ों में रेगुलर दर्द रहता है, जो परेशान रहते हैं। तो आप अगर हाथ उठाएंगे तो आपको बहुत सारे लोगों के हाथ इसमें उठते हुए नजर आएंगे। दूसरा सवाल है कि क्या सुबह उठते समय स्टिफनेस यानी अकड़न महसूस होती है क्या। ऐसे बहुत सारे आपको आसपास में लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि सुबह जब उठते हैं तो शरीर अकड़ा हुआ रहता है ना, शरीर में मूवमेंट करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सवाल भी आप अपने आप से करिएगा कि क्या आप या आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर तो नहीं है जिसको सुबह उठता है तो उसका शरीर अकड़ा हुआ महसूस होता हो। तीसरा सवाल, क्या सीढ़ियां चढ़ते या झुकने में परेशानी होती है। तो जो लोग खास करके आपको देखेंगे जो ओल्ड एज में हैं या जो ओवरवेट हैं, उन लोगों को ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम महसूस होती है कि वो सीढ़ियां चढ़ने में या वो झुक करके अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम उसमें महसूस होती है। तो ये सवाल आप अपने सराउंडिंग्स में करके देखिएगा। इसके बाद में चौथा सवाल है, क्या दर्द के कारण चलना फिरना भी कम कर दिया है। यानी आपको लोग कहते हैं कि सब चलते फिरते थे पहले खूब हम, लेकिन आज नहीं चल फिर पाते हैं। रीजन उसका कि दर्द होता है, तो उसकी वजह से हमने चलना फिरना ही कम कर दिया है। बाहर घूमने जाते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, लेकिन अब दर्द इतना रहता है कि हम जा नहीं पाते हैं। पहले हम बाजार भी खुद जाके आते थे, लेकिन अब दर्द की वजह से नहीं जा पाते हैं। तो इस तरीके के आपको ऑटोमेटिकली जवाब आपके आसपास में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस करेंगे, आपका जो जवाब है वो आपकी सेहत और आपके भविष्य को बेहतर बनाने की पहली और महत्वपूर्ण शुरुआत है। यानी ये सवाल, 4 सवाल अगर आप अपने आप से करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि इनके जवाब, जो सही सटीक जवाब अगर आप देते हैं तो उसके ऊपर ही आपका आज और आपका आने वाला जो कल है उसकी एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी नींव रखी जा सकती है। सही जानकारी अगर दी जाए तो सही समाधान उसका हमें मिल सकता है। तो सही जानकारी, सही कदम, स्वस्थ जोड़ और खुशहाल जीवन, ये आज की हमारी इस सेशन का कहीं ना कहीं एक मूल मंत्र हम इसे कह सकते हैं। व्हाट इज आर्थराइटिस, गठिया जो है वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। तो गठिया को अगर हम सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो जो गठिया या आर्थराइटिस जो है वो जोड़ों के अंदर स्वेलिंग का आना है, सूजन का आ जाना है। इसमें एक या एक से अधिक जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न या मूवमेंट में कमी हो जाती है, जिससे हमारी जो डे टू डे लाइफ के जो काम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। आपके सामने एक पिक्चर आप देख रहे हैं, राइट हैंड के ऊपर एक पिक्चर आपको दिख रही है। हेल्दी जॉइंट किस तरीके का होता है और जो आर्थराइटिस जिसको हो जाती है या जिनको घुटनों में या जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है वो कार्टिलेज
डिस्टर्ब होता है, वो पिक्चर किस तरीके की होती है ये आप देखेंगे तो आपके जो घुटने हैं वो इसी तरीके से होंगे। जब अगर आप हेल्थी हैं तो आपका लेफ्ट साइड का घुटना होगा, और अगर आप अनहेल्दी हैं तो आपके घुटने में इस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स महसूस हो सकती है। तो अब इसमें होता क्या है आर्थराइटिस में, सबसे पहले दर्द, उसके बाद में आप देखेंगे तो ऐसे पेशेंटों के घुटनों में या खास करके जॉइंट्स में स्वेलिंग नजर आती है। ज्यादातर इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है आपका घुटनों के अंदर। तो घुटनों में अक्सर आपको स्वेलिंग जो है वो आपको नजर आएगी। इसके अलावा स्टिफनेस यानी जकड़न जो है वो महसूस होती है, और मूवमेंट करने में उनको तकलीफ दर्द महसूस होता है। अब हेल्दी और अनहेल्दी जॉइंट्स अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें फर्क क्या होता है। जो हेल्दी जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जो कार्टिलेज होती है वो कार्टिलेज स्मूथ होती है, यानी उनके अंदर जो मूवमेंट है, उनके अंदर जो रगड़न है वो कम होती है, और मूवमेंट इनका बहुत इजीली रहता है। कार्टिलेज क्या है वो आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक परत सी बनी हुई है, घुटने के अंदर एक परत सी बनी हुई है जो आपके घुटनों को मूवमेंट देती है। यानी ये बहुत ही स्मूथ सरफेस होती है जो आपके घुटनों को मूवमेंट देने में आपको हेल्प करती है। तो ये जब स्मूथ होती है, जब कार्टिलेज सही होती है, तो ये आपको मूवमेंट में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देती है। लेकिन जब यही कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाती है तो आप देखेंगे सेकंड पिक्चर के अंदर कि ये स्मूथनेस इसकी चली गई, और इसमें जो है वो हार्डनेस या इसके अंदर जो रफनेस है वो आना शुरू हो जाती है। तो ये रफ होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है जनरली धीरे धीरे आप देखते हैं कट कट की आवाज आना शुरू हो जाती है, उठते बैठते या कोई मूवमेंट करते वक्त कट कट घुटनों में से आवाज आना शुरू हो जाती है। तो उसका मतलब है कि कार्टिलेज जो है वो डैमेज होना शुरू हो गई है। आप हेल्दी जॉइंट में आप देखेंगे तो जो नॉर्मल जॉइंट है इनके अंदर जो बीच का स्पेस है ना, वो भी नॉर्मल होता है, एवरेज होता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे तो उसके अंदर बोन फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है। तो बोनों जो जॉइंट्स हैं, जो हड्डियां हैं, उनके अंदर रगड़न होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप हेल्दी जॉइंट में देखेंगे तो ये पेन फ्री मूवमेंट है, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट होता है, कार्टिलेज बिल्कुल स्मूथ होता है, मूवमेंट बिल्कुल इजीली होता है, किसी भी तरीके का कोई तकलीफ कोई दर्द परेशानी नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे तो अनहेल्दी जो आपके जॉइंट्स हैं या नी है उनके अंदर आपका सूजन होना शुरू हो जाता है, हड्डियों में घर्षण होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से दर्द और स्टिफनेस आना शुरू हो जाता है। नीचे आप एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, आर्थराइटिस कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये 100 से अधिक प्रकार के जॉइंट डिसऑर्डर का समूह है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। यानी ये सिर्फ एक बीमारी का, एक डिजीज का नाम नहीं है आर्थराइटिस। इसके अंदर आपके जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं वो सब आपको परेशान करना शुरू कर सकते हैं। एज जनरली ये पहले ज्यादा ओल्ड एज में हुआ करता था, ये जो लोग ओवरवेट होते थे उनमें ही ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी हेल्थ कमजोर होती जा रही है, हमारी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, हमारा शरीर कमजोर होता जा रहा है हमारी डे टू डे लाइफ की लाइफ स्टाइल की वजह से और खान पान की वजह से, तो अब आज की डेट में ये प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति में आपको नजर आना शुरू हो जाती है। तो आप टैगलाइन देखेंगे फिर इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, समय पर इसको पहचानना। यानी अगर ये प्रॉब्लम शुरुआती दौर में आप इसको पहचान लो, सही जानकारी अगर आप इसकी लें और सही आगे कदम बढ़ाएं तो आप अपने आप को और अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सही स्टेज पे इसको पहचानना भी जरूरी है। अब थोड़ा सा ये बेसिक डिफरेंस देखिएगा कि नॉर्मल जॉइंट और आर्थराइटिक जो जॉइंट है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। स्वस्थ जोड़ों जोड़ और घटिया जोड़ जो है इन दोनों को आपस में क्या प्रभाव होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो आप देखेंगे तो नॉर्मल जो जॉइंट है उसमें हमने जैसे लास्ट स्लाइड में भी हल्का सा डिस्कस किया था कि कार्टिलेज जो होती है जो हमारे जॉइंट्स को मूवमेंट देने में हेल्प करती है वो स्मूथ होती है, रफ नहीं होती, बिल्कुल एकदम चिकनी परत के रूप में वो होती है, तो उसमें मूवमेंट बहुत आसान होता है। लेकिन आप वहीं पे अगर देखेंगे तो जो आर्थराइटिक जॉइंट है उसके अंदर कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाती है, जो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। नॉर्मल जॉइंट्स के अंदर आप देखेंगे तो जॉइंट में स्पेस अच्छा होता है, नॉर्मल स्पेस होता है जिससे उनको मूवमेंट करने में आसानी रहती है। लेकिन वहां पे जो जॉइंट है आपका, उस जॉइंट के अंदर, आर्थराइटिक जॉइंट के अंदर जो आपका गैप है, स्पेस है, वो कम होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल जॉइंट में किसी तरीके का कोई दर्द कोई पेन नहीं होता है, लेकिन आर्थराइटिक जॉइंट अगर आप देखेंगे तो वहां पे इन्फ्लामेशन
सूजन आना शुरू हो जाता है। नॉर्मल जॉइंट आप देखेंगे तो फ्री एंड इजी टू मूवमेंट होता है, यानी आपको सीढ़ियां चढ़ने में, उतरने में, पैर फोल्ड करने में, आपको अलगती पलगती मार के बैठने में, है ना, किसी भी बॉडी पोस्चर में बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आपके जॉइंट्स स्मूथली वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप आर्थराइटिक जॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो वहां पे दर्द और जकड़न और सूजन ये सब होना शुरू हो जाती है। तो जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न और चलने में परेशानी होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें आप देखेंगे कि समय के साथ में या गलत जीवन शैली या पोषण की कमी और सूजन के कारण कार्टिलेज घिसने लगते हैं, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और दर्द व सूजन उत्पन्न होने लग जाता है। अब इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। गलत जीवन शैली हो सकती है कि हमारा जो उठने बैठने का तरीका है, हमारा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे पानी को बैठ करके पीना चाहिए, अगर जो लोग खड़े होकर के पानी पीते हैं उनके जॉइंट सबसे पहले खराब होना शुरू होते हैं। जॉइंट और किडनी ये दोनों डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं पानी खड़ा होकर के पीने के लिए। तो एक गलत जीवन शैली, इस तरीके की गलत जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं, हमें थोड़ा सा करेक्ट करना है अपने आप को कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो गलत तो नहीं है। हम अगर लगातार रेगुलर हमारी आदत में है कि खड़े होकर हम पानी पीते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जॉइंट्स धीरे धीरे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक गलत जीवन शैली है और पानी खड़े होकर के पीना जॉइंट पे डायरेक्ट असर डालता है। ऐसे हमारी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से जो चीजें हमारे कार्टिलेज को स्मूथ रखने में, जो चीजें हमारे बोन्स को हेल्दी रखने में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो कमी हो रही है तो भी हमारे पोषक तत्वों की कमी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। या सूजन रेगुलर जिनको रहती है किसी चोट की वजह से या किसी कारण से, उस स्वेलिंग की वजह से भी उनके कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाते हैं, और फिर कार्टिलेज जैसे डिस्टर्ब होगा, हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी और दर्द, तकलीफ, परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो स्वस्थ जोड़ अगर हमारे हैं और सक्रिय जीवन अगर हमारा है, तो यही हमारे हेल्दी जॉइंट की पहचान है। सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर आर्थराइटिस के क्या है? अगर आप सिम्टम्स देखेंगे, सबसे पहले हम ए स्लाइड लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो लक्षण क्या है? जॉइंट में पेन रहना, जोड़ों में लगातार या चलने फिरने में दर्द रहता है, ये उसका सबसे पहला सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। जोड़ों के आसपास सूजन और गर्माहट महसूस होती है, यानी जो लोग इस प्रॉब्लम से परेशान होते हैं उनके आप हाथ भी जैसे लगाएंगे तो आपको गर्माहट से महसूस होगी, और बॉडी के अलग पार्ट की बजाय जॉइंट्स का जो एरिया है वो आपको हल्का महसूस होगा गर्म। मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह की अकड़न, यानी सुबह वो लोग जब भी उठते हैं तो उनके जॉइंट्स के अंदर, बॉडी के अंदर अकड़न रहना शुरू होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो मूवमेंट बढ़ाते हैं, है ना, जैसे वो चलना फिरना अपना दैनिक दिनचर्या के कामों में लगते हैं, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो जो स्टिफनेस है, अकड़न है, ये भी कहीं ना कहीं आपका एक सिम्टम्स है आर्थराइटिस की अर्ली स्टेज का। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में कठिनाई, उन लोगों को चलने में, बैठने में, उठने में, सीढ़ियां चढ़ने में, सब तरीके के बॉडी मूवमेंट में जहां पे भी आपके जो जॉइंट्स हैं उनको मूवमेंट देना होता है, वो मूवमेंट मांगते हैं, वहां पे आपको डिफिकल्टी महसूस होना शुरू हो जाती है। रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कम होने लग जाता है, जोड़ों की मूवमेंट कम हो जाती है, लचीलापन घटता है। यानी अगर आप देखेंगे कि इस तरीके के जो कस्टमर्स आपको मिलेंगे, इस तरीके के जो लोग आपको मिलेंगे, वो ना अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा झुका पाते हैं, ना वो खुद अपनी बॉडी को बेंड कर पाते हैं, ना झुक पाते हैं। चलने फिरने में आप जैसे बात करेंगे तो आप अपने घुटने को एक लेवल तक ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन उनका आपके लेवल, आपके इक्वल उनके जॉइंट्स भी फोल्ड नहीं होते। तो ये क्या हुआ कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने पैर को एक सर्टेन हाइट तक उठा पा रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर कोई आर्थराइटिक पेशेंट कस्टमर है तो वो आप देखेंगे तो वो अपने पैर को उस हाइट तक नहीं उठा पाता है। आप जितना अपनी बॉडी को बेंड कर पाते हैं उतना वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके जो जॉइंट्स हैं वो इफेक्टेड होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जॉइंट डिफॉर्मिटी, यानी जोड़ों का विकृत होना, समय के साथ साथ जोड़ों के आकार में बदलाव या टेढ़ापन आना शुरू हो सकता है। ये भी आप देखेंगे कुछ लोग आपको आपके सेंटर पे ऐसे मिलेंगे, जो लोग आपके आसपास में देखेंगे, आपके सराउंडिंग्स में देखेंगे आप,
तो क्या होता है कि उनके जो जॉइंट्स हैं वो आप देखेंगे वो उनकी शेप यानी उनकी आकृति बदलने लग जाती है। जिनको आर्थराइटिस होता है उन लोगों का आप देखोगे तो उनका उंगलियां, जैसे आप अपना मूवमेंट कर पाते हैं या आपकी जो उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट हैं, लेकिन उनका आप देखोगे तो जॉइंटों से वो मुड़े हुए या बाहर उभरे हुए बाहर दिखाई देगा, बाहर निकले हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे वो उनके जो जॉइंट्स है वो अलग हैं नॉर्मल तरीके से। तो इस तरीके से उनकी बॉडी के अंदर बहुत तरीके के बदलाव आपको महसूस होना शुरू हो जाते हैं। फिजिकली भी आप उनको देख सकते हैं, जिनको थोड़ा सा लंबा समय हो चुका होता है, जो लंबे समय से इस परेशानी से जूझ रहे होते हैं, उन लोगों के आपको जो है जोड़ जो है वो आपको अलग हट करके नजर आना शुरू हो जाते हैं नॉर्मल जॉइंट से। तो ये इसके एक सिम्टम्स हैं जिनको आप देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो कस्टमर है ये संभावित हो सकता है कि इसको आर्थराइटिस है। तो आप वहां से एक सिर्फ सिम्टम्स को देख करके, बॉडी पोस्चर को देख करके या उससे बात करके भी आप ये आइडिया लगा सकते हैं। आर्थराइटिस को समय रहते पहचाने और सही कदम उठाएं तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसका प्रबंधन, नियंत्रण हम इस पे कर सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर में आप देखेंगे तो राइट साइड में जो आपकी स्लाइड है उसमें आप देखेंगे रिस्क फैक्टर जोखिम क्या हो सकते हैं, किन लोगों को ज्यादा रिस्क होता है, ज्यादा संभावना हो सकती है कि उनको ये आर्थराइटिस या गठिया होने के चांसेस हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला जो आपको आएगा वो है वेट गेन, ओबेसिटी। जिन लोगों का वजन ज्यादा है, अधिक वजन से जोड़ों पर दबाव बढ़ता है, खासकर घुटनों और कूल्हों के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी ऊपर का जो बॉडी है उस बॉडी का पूरा वजन जो झेलना होता है, जो संभालना होता है, वो आपके हिप यानी कूल्हों को और आपके घुटनों को ही वो वजन संभालना होता है। तो उनके ऊपर जब प्रेशर ज्यादा होगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे ओवरवेट लोगों का, जो लोग ओबेस हैं, जो लोग बहुत ज्यादा वजन है जिनका, उनके घुटनों में दर्द रहने की अक्सर आपको प्रॉब्लम मिलेगी। तो जिनका वजन ज्यादा है वो सबसे पहले रिस्क फैक्टर में है कि उनको संभावना है कि उनको उनके जॉइंट्स उनको जवाब देना शुरू कर देंगे। उसके बाद में अगला जो आपका रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज। जिन लोगों को डायबिटीज रहती है, डायबिटीज में ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर स्वेलिंग, सूजन बढ़ना शुरू होती है। और सूजन जब बढ़ती है तो धीरे धीरे हमारा जो है जोड़ों की जो समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। इसके बाद में आप देखेंगे जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है, यानी विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती है और दर्द बढ़ने लगता है। तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी और कैल्शियम वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपकी हड्डियों के लिए। तो विटामिन डी जो आपको है इसका बहुत इजीली अवेलेबल सोर्स हमारे सबके पास में है, वो है हमारा प्राकृतिक सोर्स सनलाइट या सूर्य। जो सुबह की पहली धूप होती है वो धूप हमें जरूर अटेंड करनी चाहिए। उस धूप में हमें थोड़ी देर के लिए 10-15-20 मिनट के लिए आपको जरूर बैठना चाहिए। उससे आपको एक नेचुरल विटामिन डी आपको मिल जाता है। तो वो विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए, आपकी बोन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रकृति ने दे रखा है। आपको सिर्फ करना क्या है कि जो सुबह की धूप होती है उस धूप में आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठना है। या आपको, और उसमें आप जितना ओपन मूवमेंट बॉडी रखेंगे उसमें आपके जो ऑर्गन डायरेक्टली सनलाइट से जो टच करेंगे उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट आपको उसमें कहीं ना कहीं मिलना शुरू होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका यूज करना शुरू करें। उसके बाद में आपका अगला जो है वो है आपका रिस्क फैक्टर कैल्शियम डेफिशिएंसी। जिन लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की कमी से भी हड्डियां कमजोर और जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है। जिनकी डाइट में कैल्शियम कम है तो वो भी इस रिस्क फैक्टर में आते हैं। तो आपको अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम भी हमारा एक पोषक तत्व है इंपॉर्टेंट, उसको भी हमारी डाइट में हमें ध्यान रखना है कि वो हमारी डाइट में है या नहीं है। तो हमें उस तरीके की डाइट भी ऐड करनी है जिसमें हमें कैल्शियम मिले। उसके बाद में आपका अगला रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। जो लोग धूम्रपान करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, इस तरीके की चीजें जो लोग खास करके यूज करते हैं, धूम्रपान से रक्त संचार कम होता है और हड्डियों व जोड़ों को नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपकी बॉडी ऑर्गन्स तक अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो आपकी बॉडी तक या आपके बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचने में
डिस्टर्ब होंगे, प्रॉपर नहीं होंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद में अगला जो आपका रिस्क फैक्टर है वो है आपका स्ट्रेस, तनाव। तनाव से शरीर में सूजन बढ़ती है और दर्द की संवेदनशीलता बढ़ती चली जाती है। तो जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनको भी संभावना है कि उनको भी आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी जो लोग बहुत ज्यादा जिनका सिटिंग वर्क है, वो लोग जिनका बॉडी मूवमेंट बहुत कम है, कम शारीरिक गतिविधि से जोड़ों का लचीलापन घटता है और स्टिफनेस बढ़ती है। यानी अगर आपका कोई भी ऑर्गन बॉडी का पार्ट हो, हमारी गाड़ी का पार्ट हो, हमारे घर में किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी आप देखेंगे, कहते हैं ना कि गाड़ी चलती हुई है तो ठीक है, गाड़ी अगर आप साल 2 साल एक जगह खड़ा कर दो, मूवमेंट उसका खत्म कर दो, गाड़ी खत्म हो जाएगी। तो जब एक नॉन लिविंग मटेरियल बिना मूवमेंट के डिस्टर्ब हो सकता है, तो हम तो एक लिविंग मटेरियल है, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन को तो मूवमेंट चाहिए। तो अगर ये मूवमेंट आपका रेगुलर है, रेगुलर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आपके बॉडी के मूवमेंट रेगुलर रहते हैं, तो आपकी बॉडी आप देखेंगे लचीली रहती है और आपको दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनका है, जिनको रेगुलर एक ही जगह पे बैठ करके बहुत लंबे समय तक काम करना होता है, या जिनके लाइफस्टाइल में देखेंगे तो घूमने फिरने जैसा कोई काम नहीं है, बस वो खाते हैं, अपना बैठे बैठे अपना काम करते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल उनको कहीं ना कहीं लेके जा रही होती है आर्थराइटिस की तरफ या जॉइंट्स पेन की तरफ। तो ये आपके रिस्क फैक्टर हैं। अगर आप इनमें से किसी भी रिस्क फैक्टर में हैं, तो अपने आप को करेक्ट करना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप इस रिस्क फैक्टर से जितना दूर रहेंगे, उतना ही आप इस तरीके की समस्या से भी अपने आप को बचा सकते हैं, दूर रख सकते हैं। डायग्नोसिस और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो आज की डेट में डायग्नोसिस करने के बहुत सारे तरीके मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो इन चीजों का आइडिया लगाते हैं, पता करते हैं। डायग्नोसिस करने का सबसे पहला तरीका है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी डॉक्टर द्वारा शारीरिक जांच, दर्द, सूजन, मूवमेंट और जोड़ों की स्थिति को देख करके भी ये डॉक्टर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, आर्थराइटिस आपको है या हो सकती है। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, जो अनुभवी हैं, वो आपके सिम्टम्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन के आधार पे ही ये चीजें पता कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका होता है एक्सरे। हड्डियों के बीच में गैप है, कार्टिलेज की कमी है, या बोन स्पेस को देखने के लिए एक्सरे कराया जाता है, और एक्सरे के माध्यम से आपको डॉक्टर्स ये बताते हैं कि आपकी हड्डियों के बीच में गैप ज्यादा हो गया है, यानी कार्टिलेज जो है वो आपका घिस गया है। हड्डियों में गैप ज्यादा कैसे होता है, आपका जो बीच में इनके कार्टिलेज होता है, जो मूवमेंट देता है, वो कार्टिलेज धीरे धीरे घसना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे उसकी परत कमजोर होगी, वैसे वैसे आपके घुटनों में गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक तरीका है। इसके बाद में और थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं तो एमआरआई, जो कार्टिलेज या लिगामेंट जो है या टिश्यू या शुरुआती समस्याओं का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स इसका सहारा लेते हैं, इसको यूज करते हैं। इसके बाद में ब्लड टेस्ट, जिसमें रोमेटोइड फैक्टर जो होता है, वो ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी आपका जो आरएच फैक्टर होता है, रोमेटोइड फैक्टर जिसे कहा जाता है, यानी आपकी बॉडी में गठिया है या नहीं है, गठिया वाई, तो उसको आर्थराइटिस को आइडेंटिफाई आपके ब्लड से भी किया जाता है। इसमें आपका ईएसआर रिपोर्ट, सीआरपी, यूरिक एसिड आपकी बढ़ावा तो नहीं है, इन सब की जांच करके सूजन और ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर्स हैं उनका आइडिया या उनका पता लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये सारे आपके डायग्नोसिस के तरीके हैं, जिनके माध्यम से डायग्नोसिस करके और जो डॉक्टर हैं वो आइडिया लगाते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और यहीं पे बीइंग अ टियंशियन, आप लोगों के पास में इन सब के अलावा एक बहुत अच्छा डिवाइस आपके पास में है, जिसके माध्यम से आप बिना एक्सरे, बिना एमआरआई, बिना ब्लड टेस्ट या सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आपका अनुभव और आपका एक्यूलाइफ, एक्यूप्रेशर पॉइंटों को डायग्नोज करके आप वो काम अपनी एक्यूलाइफ से भी कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा बात करेंगे, सही जांच से सही कारण का पता चलना और सही प्रबंधन आसान होता है। तो सही अगर आपने डायग्नोसिस किया है, प्रॉपर तरीके से आपने उसका आइडिया लगाया है कि इसको आर्थराइटिस या गठिया हो सकती है या है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको दूर करने के कारणों पे बात कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सबसे पहला इसके अंदर एक रोल होता है। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या हम कर सकते हैं वो हमें थोड़ा सा देखें। तो सबसे पहला इसमें काम जो है
वो जॉइंट पेन की समस्या से बचने का सबसे पहला जो आपका काम आपको करना होता है या आपके कस्टमर को आपको गाइड करना होता है, बीइंग ए हेल्थ कोच, आपको अपने कस्टमर को उसके लाइफस्टाइल करेक्शन जो करना होता है वो होता है वेट कंट्रोल। वजन कम करने से जोड़ों पर दबाव अपने आप कम होगा और दर्द और घिसाव जो है, घर्षण जो है वो उस पे उसका आपको ऑटोमेटिकली कम होता हुआ नजर आएगा। तो वजन सबसे बड़ा मुख्य कारण है, तो वजन बढ़ेगा तो समस्या बढ़ेगी, वजन घटेगा तो समस्या घटेगी। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को या आपके कस्टमर को आपको करना क्या है, उसके लाइफस्टाइल करेक्शन में सबसे पहला काम करना है वेट कंट्रोल। उसके बाद में आपको उनका डेली वॉकिंग जो है वो आपको एड ऑन करना है कि रोजाना उनको 20 से 30 मिनट तक तेज चाल से चलना है। दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चलना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दौड़ने से ज्यादा फायदेमंद है लगातार तेज स्पीड से चलना। इससे बॉडी के अंदर लचीलापन बढ़ता है और हड्डियों के अंदर, आपकी मांसपेशियों के अंदर ताकत बढ़ती है। तो डेली वॉकिंग जो है 20 से 30 मिनट का अगर हम हमारी डे टू डे लाइफ में ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे फायदे इसके डेली वॉकिंग के मिलते हैं। इसके बाद में आपका है जॉइंट एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग। नियमित व्यायाम और स्ट्रेचिंग से जकड़न कम होती है, तो उससे आपके जो मसल्स है, आपके जो जॉइंट्स हैं, इनको रेगुलर स्ट्रेचिंग करने से उनको मूवमेंट मिलता है। रेगुलर मूवमेंट मिलने से और जो है वो ऑटोमेटिकली आपके आगे के जो मूवमेंट्स है वो अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं। इससे आपकी मांसपेशियां, जॉइंट्स और हड्डियां जो है वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ती हैं। तो आपको जॉइंट एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग जो है ना, ये आपको अपने कस्टमर को गाइड करनी होती है। जिनको ये प्रॉब्लम है उनको आपको जॉइंट की कौन सी एक्सरसाइज है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि जॉइंट एक्सरसाइज मुझे अपने कस्टमर को क्या सजेस्ट करनी है और उसको स्ट्रेचिंग किस तरीके से सजेस्ट करना है। उसके बाद में अगला आपको जो करेक्शन करना है वो करना है हेल्दी डाइट, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, यानी जिनमें फल, सब्जियां, ओमेगा 3, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, ये सब आपकी डाइट का अगर पार्ट है तो ये जोड़ों के लिए बहुत अच्छे फायदेमंद है। और ये हेल्दी डाइट आपको करेक्ट करनी है आपके कस्टमर की और अपनी खुद की, ताकि हमारी जॉइंट्स और हमारी लाइफ हेल्दी रह सके। उसके बाद में आप देखेंगे अगला जो आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का पार्ट है वो है आपका प्रॉपर स्लीप। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद शरीर की मरम्मत करने के लिए जरूरी होती है। यानी 7 से 8 घंटे तक अगर आप रेगुलर जो बेसिक हमारी नींद की आवश्यकता है वो पूरी करते हैं, सुकून की नींद, चैन की नींद अगर आप सोते हैं, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी अपने आप उस टाइम पे अपने आप को इंटरनल हील कर रही होती है। तो आपकी बॉडी को भी आपको प्रॉपर टाइम देना है हील करने के लिए। तो वो प्रकृति ने जो हमें बना के दिया है वो दिया है नींद का समय। उस समय हमारी जो बॉडी पूरी रिलैक्स होती है, किसी तरीके का इसमें कोई एक्सरसाइज वर्किंग नहीं होती है, और आप अपनी बॉडी को 7 से 8 घंटे बिल्कुल फ्री छोड़ दें। उसमें आप किसी तरीके का कोई तनाव ना लें, किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना रखें, बिल्कुल गहरी नींद में आप सोएंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रकृति ने आपकी बॉडी की रिपेयरिंग का टाइम दिया है उसमें वो अपने आप को अच्छी तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। इससे दर्द कम होता है, रिकवरी आपकी बेहतर होती है, अच्छी होती है। इसके बाद में अगला जो आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो पॉइंट है वो आपका है स्ट्रेस मैनेजमेंट। योग, ध्यान, गहरी सांस के अभ्यास से आप तनाव को कम कर सकते हैं। उससे सूजन कम होगी, दर्द में राहत मिलेगी, क्योंकि हमने कारणों में पढ़ा था कि स्ट्रेस भी एक कारण है आर्थराइटिस के बढ़ने का। तो उसको अगर हम कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा है वो आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स है या जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो सही जांच करना, उसके बाद में सही जीवन शैली को अपनाना, मतलब आपका दर्द, मूवमेंट और जीवन जो है वो उसको बेहतर बनाना आप शुरू कर सकते हैं। तो आपको सही डायग्नोसिस, सही जीवन शैली अपनाएं और अपने आप को हेल्दी और फिट रखें। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हम न्यूट्रिशन के माध्यम से किस तरीके से हम आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं या हम उसको रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले जो चीज आपको हम बात करेंगे वो न्यूट्रिशन जो आपका है वो आपका लेफ्ट पार्ट में आप देखेंगे न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी जॉइंट्स। इसमें आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करना है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो। वो आपके सूजन को कम करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद में प्रोटीन, जिसमें आपकी मसल्स की मरम्मत होती है,
और ताकत आपकी बॉडी को मिलती है, जिससे आपका बॉडी जो है वो हेल्दी रहता है। उसके बाद में कैल्शियम रिच डाइट आपको यूज करनी है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपके हड्डियों के जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, यानी हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का टूटना, वो आपका ये कम करते हैं कैल्शियम रिच डाइट। ओमेगा 3 आप अपनी उसके अंदर ऐड करें, जिससे सूजन कम होती है और जोड़ों के दर्द में आपको ये हेल्प करता है। सीड्स और जो नट्स हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे सोर्स हैं मिनरल्स के, और बाकी के आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते हैं, फैट्स जो आपको मिलती है अच्छी लेवल की, जो गुड फैट्स होती है, उन सब का सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो आपके सीड्स और नट्स हैं। तो ये भी आपको डे टू डे लाइफ में ऐड करने हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी अच्छी क्वांटिटी में आपको पानी पीना है, जो जोड़ों को लुब्रिकेंट करके रखता है। तो पानी कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन देता है, उससे आपके जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी आपकी हेल्प करता है। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी वो आपका हेल्प करता है। तो बॉडी डिटॉक्स के लिए एक अच्छी क्वांटिटी में, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, दिन में कम से कम 2 से लेके और 4 लीटर तक आपको पानी पीना चाहिए। अलग अलग टुकड़ों में शिप शिप करके थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, एक साथ भी आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद में आप देखेंगे फाइबर आपकी डाइट के अंदर, आपके थाली के अंदर फाइबर होना चाहिए। वो आपके वजन को कंट्रोल करता है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। इसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं जो स्वेलिंग है वो बॉडी में रिड्यूस होना शुरू होती है। और जो जंक फूड है उसको आपको अवॉइड करना है, जिसके अंदर आपका ज्यादा मात्रा में शुगर नहीं होना चाहिए, तला भुना भोजन आपके डाइट में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। धूम्रपान और जो वाइन्स हैं, शराब वगैरह, उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, या जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर आप संतुलित आहार भी ऐड करें, तो आपके जोड़ों की और अपनी बॉडी की आप आराम से उसकी अच्छी हेल्प कर सकते हैं, अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं। वहीं पे आपको अगर ऐसा लगता है कि आज हम सब जानते हैं कि हमारी जो डे टू डे लाइफ के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि हमें न्यूट्रिशन चाहिए, हमारी थाली में ये होना चाहिए, लेकिन आप अपने आप से एक सवाल पूछ के देखिए, क्या हम हमारी थाली के अंदर ये सब चीजें लेकर के बैठते हैं? क्या हमारी थाली के अंदर हमें प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा, आपके फाइबर, या इस तरीके की जितने भी मिनरल्स, आयरन्स, कैल्शियम्स की सबकी रिक्वायरमेंट हमारी को जो है, क्या वो हमारी डे टू डे लाइफ के खाने में हम पूरा कर पा रहे हैं? अगर आपका सवाल, मेरे इस सवाल का जवाब आपका 100% में मान के चल रहा हूँ कि आपका जवाब यही होगा कि नहीं सर, हमारी थाली के अंदर पूरा प्रॉपर पोषण तो नहीं है। पहला कारण कि हम जो खा रहे हैं वो पूरा नहीं है, जो जो चीजें हमारी बैलेंस होनी चाहिए वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कारण है कि जो हम खा भी रहे हैं वो भी क्या शुद्ध है? उसके अंदर भी यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल डालकर के उसकी गुणवत्ता भी कम की जा रही है, और वो हमारी बॉडी में जाकर के भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें न पूरा पोषण मिल रहा है, न प्योर पोषण मिल रहा है। समझ रहे मेरी बात को? न पोषण हमें पूरा मिल रहा है, न ही हमें प्योर मिल रहा है। तो जब ये दोनों ही चीजें हमें नहीं मिल पा रही हैं, तो ऑटोमेटिकली इस तरीके की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से हम लोग परेशान होंगे ही होंगे। तो उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपके लिए है कि वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन जो हमारे टियान्स के आते हैं, जो प्योर ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर हैं, बेस्ट टू बेस्ट इनका आपको जो है कंटेंट्स मिलेंगे, और ये बैलेंस फॉर्मुलेशन के अंदर आपको मिल जाता है। तो जो सप्लीमेंट्स आप अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं, या आपके उस कस्टमर को आप सजेस्ट कर सकते हैं जो इस तरीके की सिम्टम से, इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उनमें सबसे पहला आपका जो है वो है आपका कैल्शियम टेबलेट। जो टियान्स का कैल्सी रिच टेबलेट्स आता है, वो आपकी हड्डियों को नेचुरल तरीके से मजबूत बनाने में और उनकी डेंसिटी को इंप्रूव करने में आपको सपोर्ट करता है। उसके बाद में आप अगला जो न्यूट्रिशन ऐड करना है आपको अपने कस्टमर के लिए, वो है आपका जिंक। ये इम्यूनिटी सपोर्ट प्लस जो हमारे जो टिश्यूज जो होते हैं, जो डैमेज हो रहे होते हैं, उनकी मरम्मत करने में उसकी पूरी तरीके से हेल्प करता है। तो जो कार्टिलेज हमारा जो डिस्टर्ब होना शुरू हुआ है, कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, कहीं ना कहीं जिंक आपका उस कार्टिलेज की रिपेयरिंग में हेल्प करेगा। तो कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, जिंक आपके कार्टिलेज या आपके जितने भी जो टिश्यूज हैं, उसके अलावा भी कार्टिलेज भी हमारा एक टिश्यू है, तो उसको भी ये रिपेयर करने का काम
करता है। उसके बाद में आपको जो सजेस्ट करना है वो करना है स्पाइरुलिना कैप्सूल्स। स्पाइरुलिना एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, विटामिन का और मिनरल्स का। तो एक कंप्लीट इसको सुपर फूड माना जाता है। स्पाइरुलिना दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड कैटेगरी का न्यूट्रिशन है। तो वो आप अपने कस्टमर को दें, उससे उनको जो है सारे मिनरल्स, सारी विटामिन्स, प्रोटीन्स ये सब उसको मिलेंगे। तो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट नजर आना शुरू होगा। उसके बाद में अगला न्यूट्रिशन जो आपका है, जो आप आपके कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, वो है आपका कोडिसेप्स। ये आपका एनर्जी, स्टेमिना और बॉडी की रिकवरी में हेल्प करता है। तो कोडिसेप्स भी आपका जॉइंट हेल्थ के अंदर, इवन कोडिसेप्स के बारे में ये माना जाता है कि जितने भी हमारी बॉडी की कोर ऑर्गन है, चाहे वो आपका लंग्स हो, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे वो आपका लीवर हो, तो कोडिसेप्स आपका बहुत अच्छा रोल अदा करता है। इसके बाद में आप देखेंगे हमारा अगला जो न्यूट्रिशन हमें देना सजेस्ट करना होता है वो है आपका मल्टीविटामिन, है ना। बॉडी के लिए हमें पता है कि विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी हैं डे टू डे लाइफ में। जिनकी कमी रह गई वो हम हमारे मल्टीविटामिन से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सजेस्ट जो करना है आपके कस्टमर को, क्लाइंट को, वो है आपका फाइबर। फाइबर डाइजेशन को बहुत बेहतर करेगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो वेट है वो धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू होगा। और जब वेट कंट्रोल रहेगा तो बॉडी के ऊपर जो दबाव था वजन का वो कम होगा, जिससे स्वेलिंग, दर्द, परेशानी जो भी है वो धीरे धीरे, ओवरवेट की जो समस्या है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करें कोएंजाइम Q10, जो आपको नेचुरल तरीके से जो बॉडी के अंदर ऊर्जा है उसको जनरेट करता है। ऊर्जा उत्पादन में ये सहायक है और सेल्स का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको ये कम करता है। यानी सेल्स में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो डैमेज होता है उसको ये कंट्रोल करता है, आपके नर्व्स को रिपेयर करता है, ठीक करता है और आपको ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट में सपोर्ट करता है। उसके बाद में आप अगला जो चीज आपके कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं वो है आपका चिटोसन। ये आपके फेट को कंट्रोल करता है। रिजल्ट ये होगा कि वेट जो है वो कंट्रोल होगा और वेट जब कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट का जो प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे न्यूट्रिशंस आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करें, क्योंकि ये अगर न्यूट्रिशन की हम बात करें तो ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशंस हैं जो आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के मिलते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड मिलते हैं और जो बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपको आपके इस न्यूट्रिशन के अंदर आपको मिलते हैं। इसके बाद में आप एक्यूप्रेशर पॉइंट से सपोर्ट जो कर सकते हैं आर्थराइटिस के अंदर, वो आपका जो पॉइंट्स हैं वो आप पॉइंट्स, इस पिक्चर को आप फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीपीटी में आपको डाल दूंगा तो आप उससे भी इसको आगे स्टडी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में आप देखेंगे तो जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है वो है LI4, जो हम रोज हमारा लगभग हर स्लाइड में ही आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी अंगुली और अंगूठे के बीच के अंदर आपका होता है, जिसे हेग्यू पॉइंट भी कहा जाता है। इस पे प्रेस करके, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि ये आपका दर्द निवारण पॉइंट है, जो सूजन और दर्द को कम करने में आपकी हेल्प करता है, जो आपके अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में होता है। उसके बाद में आपका अगला जो पॉइंट है वो है SI5। और ये सारी पॉइंट मैं आपको हर बार बोलता हूं कि मैंने आपको ग्रुप के अंदर जो मेरिडियन चैनल्स की पूरी पिक्चर्स दे रखी है एक एक पॉइंट्स के साथ में। आपके ये पॉइंट्स आप वहां जाकर के इनको बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में इनकी पिक्चर सेट हो जाएगी। हो सकता है कि यहाँ पे ये पॉइंट आपका 19-20 आपको नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा आगे पीछे दिख रहा हो, लेकिन आपकी इसकी परफेक्ट लोकेशन जो आपको है वो आपके मेरिडियन चैनल्स वाली उन स्लाइड्स के अंदर आपको मिलेगी। तो आप वहां जाकर के इसको बार बार देख करके और इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो SI5 जो है वो आपके हाथ की बाहरी सतह पर होता है, ये जोड़ों के दर्द और अकड़न में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद में आपका है GB34। ये आपका जो घुटना है, घुटने के बाहर यानी पैर के बाहर की तरफ आपको ये मिलेगा। तो ये आपके टाइटनेस, जकड़न और दर्द में राहत देता है। इसके अलावा आपका ST36, ये आपको घुटने के नीचे 4 अंगुल ठीक नीचे मिलेगा। 34 आपको थोड़ा और नीचे मिलेगा, टखने की और घुटने के टखने की तरफ ज्यादा मिलेगा, लेकिन 36 जो आपको है वो आपके घुटने के लगभग 4 उंगल नीचे ही आपको मिलता है। ये आपको दर्द, सूजन और थकान और पाचन में हेल्प करता है। उसके बाद आपका SP6 पॉइंट्स, आप नंबर लिख लीजिए,
क्योंकि हमारा सेशन थोड़ा हमें शॉर्ट करना होता है, बहुत लंबा नहीं कर सकते, तो मैं आपको हर बार सारे पॉइंट्स डिटेल से समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसीलिए मैंने आपको स्लाइड्स दी हुई है, आप उसमें से सारी चीजें देख सकते हैं। फिर भी वो कंफ्यूजन रहता है तो क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो SP6 आपका हो गया, ये आपका तखने के अंदर की तरफ, बाकी के जो आपके पॉइंट थे GB और ये ST36 ये बाहर की तरफ थे, ये आपका अंदर की तरफ है। तो टखने के ऊपर 3 उंगल आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये मिलेगा, दर्द सूजन और कमजोरी में ये आपकी हेल्प करता है। LI ये आपका LV3 जो आपका लीवर का पॉइंट है, ये पैर के अंगूठे और दूसरी जो अंगुली है, अंगूठा और दूसरी अंगुली के ठीक बीच में आपको मिलता है। इसमें गठिया में दर्द और चिड़चिड़ेपन में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा आपका LI11 जो लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है, ये आपको कोहनी के बाहरी सिरे पर, यानी आप कोहनी जब फोल्ड करेंगे तो बाहरी जो सिरा है उस पे आपको ये मिलता है, तो वो दर्द सूजन और आपको हीट यानी गर्मी में राहत देता है। इसके बाद में आपका है BL40 जो ब्लेडर का पॉइंट है, ये घुटनों के ठीक पीछे मध्य में मिलेगा दोनों तरफ, ये कमर घुटने और पिंडली के दर्द में आपको हेल्प करेगा। इसके बाद में आपका अगला जो पॉइंट है GB39 गोल ब्लेडर का पॉइंट है, ये टखने के बाहर की तरफ आपको मिलता है, ये जोड़ों के दर्द और स्टिफनेस को कम करता है। और लास्ट में आपका जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो आपका है XLE4, ये आपके घुटने के पीछे जहाँ पे हम मोड़ते हैं वहां पे आपको मिलेगा, तो घुटने की जकड़न और सूजन को आपको कम करने में आपकी हेल्प करता है। ये सारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं ये आपको हम हर बार जैसे बात करते हैं कि ये आपको 1 से 2 मिनट मीडियम प्रेस करने होते हैं, जिसकी वजह से आपको इसमें धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद में अगला जो ट्रीटमेंट हम हमारे सेंटर पे यूज करते हैं, देते हैं, वो है आपका हमारा एक्यूलाइफ थेरेपी। और एक्यूलाइफ थेरेपी जो आपको देनी होती है वो आपके रिफ्लेक्स पॉइंट पे हम लोग इसको यूज करते हैं। रिफ्लेक्स पॉइंट पे आप सबसे पहले जो उसको देंगे वो आपका घुटने का जो पॉइंट है, तो आपका जो चार्ट है उस चार्ट के अंदर आप ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जो हैंड चार्ट है आपका इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर वाला, उस चार्ट के अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये आपको थोड़े नोट्स भी बनाने होंगे, है ना, मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ मैं आपको PPT भी दे दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपकी डायरी के अंदर नोट्स में ये पॉइंट्स नोट डाउन करने होंगे कि आपके पास में अगर कोई कस्टमर आपके सेंटर पे आया है आर्थराइटिस का, तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे, अपने डायरी का पेज खोलेंगे और उस एक ही पेज में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको आपकी PDF ढूंढनी पड़ेगी, ना आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, ना आपको किसी आपके जो आपके सपोर्टिव आपके पार्टनर हैं, आपके अपलाइन हैं, उनको आपको फोन करना पड़ेगा। ये चीजें आपको एक ही पेज में मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आप ये जरूर करा करें, होमवर्क जरूर करा करें। तो आपको रिफ्लेक्स पॉइंट कौन से आपको यूज करने हैं एक्यूलाइफ के माध्यम से, सबसे पहला घुटने के पॉइंट, तो रिफ्लेक्स पॉइंट जो आपके घुटने के हैं वहां पे आपको थेरेपी देनी होती है। उसके बाद में आपके जो हिप के पॉइंट्स हैं, हिप रिफ्लेक्स जोन जो है, वहां पे आपको ये करना होता है एक्यूलाइफ से ट्रीटमेंट। उसके बाद में आपकी जो रीढ़ की हड्डी के जो पॉइंट्स हैं वहां पे आपको एक्यूलाइफ करनी होती है। शोल्डर जो कंधे के पॉइंट्स हैं, किडनी के जो पॉइंट्स हैं, किडनी के पॉइंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर यूरिक एसिड डिपोजिशन बढ़ता है, यूरिक एसिड जो है वो भी बढ़ता है, उसकी वजह से भी आर्थराइटिस के सिम्टम्स आते हैं, हमारे जॉइंट्स के अंदर वो डिपोजिट होता है। तो वहां पे किडनी वाले पॉइंट पे भी आपको एक्यूलाइफ करना है। उसके बाद में आपके लीवर पे भी आपको लीवर के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आपको एक्यूलाइफ से थेरेपी करनी होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो रिफ्लेक्स थेरेपी के माध्यम से जोड़ों के दर्द और जकड़न में आपको हेल्प मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन आपका बेहतर होता है एक्यूलाइफ की थेरेपी से, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली मूवमेंट बढ़ना शुरू होता है। जोड़ों के लचीलापन और गतिविधि में सहायक है, तनाव कम करने में और आराम देने में आपकी हेल्प करता है, और आपके ओवरऑल वेलनेस को सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपका एक्यूलाइफ करता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आप ये ओवरऑल ट्रीटमेंट हमने शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस किए हैं कि आप अपने क्लाइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे फिर आप उसको लाइफस्टाइल करेक्शन करेंगे, कैसे आप उसको न्यूट्रिशन, एक्यूलाइफ और एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप आपके क्लाइंट्स को आराम दे सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से था आर्थराइटिस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और ये नॉलेज आपको कहीं ना कहीं आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर और आपके जो थेरेपी सेंटर है उनको अच्छे से मूव करने में, अच्छे से रन करने में आपकी हेल्प करेगा।